हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो मासाकुम्बरी यूनिवर्सिटी वाली हमारी सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें हमने कल प्लेटो को खत्म किया था। कल हमने प्लेटो के बारे में सब कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज है अरस्तु। तो देखिए, देख लेते हैं इनके बारे में कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज के ही बारे में है ये, ठीक है, कि आज क्या क्या हमने पढ़ना है। ये मैंने क्रम नीचे से ऊपर के लिए रखा है क्योंकि मुझे फिर आसानी रहती है, ठीक है। मुझे फिर जब मैं रफ करती हूँ, रफ करने में मुझे आसानी रहती है, नीचे से ऊपर को रफ करती चली जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, आज हम इनके बारे में देखेंगे, इनका जन्म, परिवार, जीवन काल, रचनाएं इनकी, इन पर किस किस चीज का प्रभाव था, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का ऐतिहासिक विकास, राज्य का विकास, फिर उसकी विशेषताएं, फिर राज्य के कार्य और फिर आलोचनाएं, ठीक है। ये सारे जितने टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हमने आज कवर करने हैं अरस्तु में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरस्तु का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 384 ईसा पूर्व स्तागिरा, यूनान में। यूनान की ही स्तागिरा जगह है। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का एथेंस में हुआ था, लेकिन इनका स्तागिरा में हुआ है, जो कि यूनान में ही एक जगह थी, ठीक है। 384 पूरा ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। उसके बाद जो इनका परिवार है, परिवार में इनकी माता थी, माता गृहिणी थी, लेकिन जो इनके पिता है, इनके पिता एक वैद्य थे, एक चिकित्सक थे, और वो राज दरबार में वैद्य थे, ठीक है। राजा के यहाँ पर वो वैद्य का काम करते थे, जिनका व्यापक प्रभाव अरस्तु पर भी पड़ा है। जीवन काल को हम देखते हैं 3 भागों में, 3 भाग हैं। 3 भाग में से देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1, सबसे पहला इनका जो जीवन काल है वो है 18 वर्ष की आयु का। इस आयु में ये प्लेटो के शिष्य बने, प्लेटो के प्रिय शिष्य, ठीक है। उनके सबसे प्रिय, सबसे प्यारे बच्चे थे ये, प्यारे शिष्य थे। इन्हें किताबें इकट्ठे करने का काफी शौक था, और इसीलिए प्लेटो ने इनके घर को पाठक का घर कहा है, क्योंकि इन्हें किताबें इकट्ठे करने का शौक था, और किताबें इकट्ठी करने के शौक के कारण ही इन्होंने काफी सारी किताबें इकट्ठी की हुई थी, इसलिए इनके घर को प्लेटो ने पाठक का घर कहा है। फिर हमें पता है कि ये स्वतंत्र चिंतन में विश्वास करते थे। स्वतंत्र चिंतन में विश्वास करते थे ना, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लेटो है, प्लेटो के कई नियम कानून, प्लेटो के कई सिद्धांत ऐसे हैं जिनकी इन्होंने आलोचना की है, ठीक है, जिनके विपक्ष में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो वो स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखते थे, और उनका कहना था कि देखिए, जो ज्ञान है, ज्ञान का अंत प्लेटो के साथ ही नहीं हो जाता, ठीक है, कि जो ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि प्लेटो के पास जो ज्ञान है वो उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान का अंत प्लेटो के साथ नहीं हो जाता, प्लेटो से आगे भी दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है, वो भी देखने की हमें जरूरत है। तो ये तो थी इनकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जीवन काल का प्रथम चरण इनका। फिर दूसरा, 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई। अब हमें पता है कि जब प्लेटो की मृत्यु हुई, तो प्लेटो की मृत्यु होने के बाद ये माना जा रहा था कि जो अरस्तु है, अरस्तु को प्लेटो का पद मिलेगा, लेकिन इन्हें वहां प्रधान पद नहीं मिला, और इसलिए इन्होंने एस्सास नगर में, वहां के सम्राट थे हर्मियास, उनके राजवैद्य का पद प्राप्त किया। क्यों राजवैद्य का पद स्वीकार किया? क्योंकि इनके पिता राजवैद्य थे, तो इन्हें पहले से ही चिकित्सा का ज्ञान था, तो इन्होंने सम्राट हर्मियास के दरबार में राजवैद्य का पद स्वीकार कर लिया, और उनकी पुत्री से विवाह भी कर लिया। 432 ईसा पूर्व में जो ये सम्राट है हर्मियास, इनकी मृत्यु हुई, और जो अरस्तु है, अरस्तु कहाँ आ गया? अपनी जन्मभूमि स्तागिरा में। यहाँ इन्हें हरप्लिस नाम की एक महिला मिली, उससे इन्होंने गुप्त विवाह कर लिया। एक विवाह पहले से था, दूसरा विवाह और कर लिया। फिर 342 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया का जो राजा था, राजा फिलिप, उसने सिकंदर को शिक्षा देने के लिए किसे शिक्षक नियुक्त किया? अरस्तु को शिक्षक नियुक्त किया। फिर 344 ईसा पूर्व में जो सिकंदर है वो अपने विजय अभियान पर निकला, और जो अरस्तु है वो वापस एथेंस आ गया। फिर ये तो हो गई 2 घटनाएं। अब जो है तीसरी, थर्ड क्या है? यहाँ आकर इन्होंने एथेंस में अपनी जो अकादमी है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? लाइसियम की स्थापना की। फिर 323 ईसा पूर्व में जो एथेंस के लोग हैं, उन्होंने मेसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह किया, और क्योंकि जो एथेंस के वासी हैं, उनका मानना था कि जो अरस्तु है, अरस्तु मेसिडोनिया का समर्थक है, इसीलिए अरस्तु को एथेंस छोड़कर भागना पड़ा। और कहाँ गए ये? कैलिस नगर में, और यहाँ 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई।
देखिए बच्चों, इसमें मुझे एक जगह कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ जो ये 342 है, यहाँ 344 ईसा पूर्व है, ये गलत है। इसमें कुछ मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, अभी मैं इसे करेक्शन नहीं कर पाऊंगी। मैंने जैसे बुक में लिखा तो हुआ था वैसे मैंने उतार लिया, या हो सकता है कि मुझसे इसमें कुछ मिस्टेक हुई हो, क्योंकि अगर यहाँ ये 342 ईसा पूर्व राजा फिलिप के आक्रमण पर सिकंदर को शिक्षा देने पहुंचा है, तो सिकंदर ने शिक्षा पहले प्राप्त की होगी, विजय अभियान पर वो बाद में गया होगा। तो ये जो 344 ईसा पूर्व है ये गलत है, ये हो सकता है यहाँ पर 340 होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब समझते हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जीवन काल को उनके 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में? सबसे पहले तो जो पहला भाग है वो है 18 वर्ष की आयु का भाग उनका। ठीक है, इस आयु में वो प्लेटो का प्रिय शिष्य बना। ठीक है, किताबें इकट्ठा करने का उसे शौक था और इसीलिए उसके घर को प्लेटो ने पाठक का घर कहा है। स्वतंत्र चिंतन में वो विश्वास करता था और उसका कहना था कि देखिए जो ज्ञान है, ज्ञान का अंत प्लेटो के साथ ही नहीं हो जाता, प्लेटो के बाद भी दुनिया में ज्ञान भरा हुआ है। प्लेटो ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं केवल यही सिद्धांत ज्ञान को नहीं बताते हैं कि बस यही ज्ञान है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत चीजें हैं जो ज्ञान की हैं, जो जानने की है, समझने की है। फिर जीवन काल का दूसरा चरण उनका था। इस चरण में क्या हुआ, जब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई तो उसे उम्मीद ये थी कि जो प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी जहां पर अरस्तु अध्यापन भी कर रहा था, अरस्तु को यह लग रहा था कि जो प्रधान का पद है प्लेटो के बाद मुझे ही मिलेगा, लेकिन प्रधान पद उन्हें नहीं मिला। इससे वो क्रोधित हुए या उन्हें बुरा लगा और इसीलिए वो अकादमी को छोड़कर एस्सास नगर में चले गए। वहां का जो राजा हर्मियास था, सम्राट हर्मियास, उसने उन्हें राज्यवैद का पद दिया। देखिए बच्चों, मुझे ये में कुछ कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने ये कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर कर ली है। ठीक है, राज्यवैद का पद प्राप्त करने के बाद उसने उनकी पुत्री से विवाह किया। इसके बाद 343 ईसा पूर्व में उसे राजा फिलिप ने सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया, सिकंदर को शिक्षा देने के लिए उसे नियुक्त किया। फिर 341 ईसा पूर्व में जो वहां का जो सम्राट हर्मियास था, एस्सास नगर का जो सम्राट हर्मियास था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होने के बाद वो वापस स्तागिरा में आ गया। ठीक है, और यहाँ आकर हरप्लिस नाम की महिला से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। 334 ईसा पूर्व में जो सिकंदर है वो, ठीक है, विजय अभियान पर चला गया और अरस्तु वापस एथेंस में आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये था उनके जीवन काल का दूसरा चरण। फिर तीसरे चरण में क्या हुआ कि तीसरे चरण में जब सिकंदर अपने विश्व विजय अभियान पर निकल गया 334 ईसा पूर्व में, तो जो अरस्तु वापस एथेंस आ गया। ठीक है, एथेंस में आकर इन्होंने लाइसियम नाम की अपनी अकादमी की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है हमारे। ठीक है, और उसके बाद 323 ईसा पूर्व में एथेंस में क्या हुआ कि मैसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया एथेंस में। और जो एथेंस के लोग थे वो मानते थे कि जो अरस्तु एथेंस का समर्थक है, तो उन्होंने अरस्तु को देशद्रोह कहा और देशद्रोह कहने के कारण ही जो अरस्तु को एथेंस छोड़ना पड़ा और एथेंस छोड़कर वो कैलिस नगर में गए जहां 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया जीवन काल। अब देख लेते हैं इनकी रचनाएं। देखिए जो अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की है और जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसने इन पुस्तकों का प्रकाशन 12 खंडों में किया है। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 तार्किक, वैज्ञानिक, 3 सौंदर्य शास्त्र और 4 दार्शनिक। कुछ प्रमुख पुस्तकें देखेंगे हम इनकी बस, क्योंकि 400 पुस्तक तो हम याद नहीं कर सकते, करनी जरूरी भी नहीं है। जो तार्किक है, तार्किक में आएगी कैटेगरीज, टॉपिक्स और प्रायर एनालिटिक्स। वैज्ञानिक में आएगी मेटेरोनोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। सौंदर्य शास्त्र में रेटोरिक और पोएटिक्स। दार्शनिक में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, पॉलिटिक्स और मेटाफिजिक्स। ये आती हैं इनकी रचनाएं।
कितनी पुस्तकें हैं इनके? लगभग 400 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इनके सारे ग्रंथों को 12 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तार्किक रचनाओं में आएगी कैटेगरीज, टॉपिक्स, प्रायर एनालिटिक्स। वैज्ञानिक में आएगी मेट्रोनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। सौंदर्य शास्त्र में आएगा रेटोरिक, पोएटिक्स। और दार्शनिक पुस्तकों में आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स। हमारे लिए ये 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार को नजर सारी पुस्तकों पर जो मैंने यहाँ दी है सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बस यही वही पुस्तकें रखी है। इन पर एक बार को नजर मारनी जरूरी है, क्योंकि एक बार को रेटोरिक भी आया हुआ है एग्जाम में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अरस्तु पर प्रभाव किन किन चीजों के पड़े, जो उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों में किन किन चीजों के प्रभाव दिखाई देते हैं जो अरस्तु पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव इनके ऊपर किसका पड़ा होगा? सबसे पहला प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है इनके पिता का। इनके पिता क्या थे? राजवैद्य थे। और पिता के राजवैद्य होने के कारण ही जो अरस्तु है, अरस्तु को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हो गया था। और इसी के आधार पर इनके जो हम सिद्धांत देखते हैं उनमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांतों से मिलती हैं। आगे हम देखेंगे। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें जो राज्य है, राज्य की तुलना बार बार मनुष्य के शरीर से की है। तो वहां पता चलता है कि इनके ऊपर अपने पिता का प्रभाव था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है किसका? गुरु इनके जो थे वो थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। देखिए, प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इनके दर्शन का राजनैतिक और नैतिक विकास किया था। ठीक है, राजनैतिक और नैतिक विकास किया था प्लेटो ने अरस्तु के दर्शन का। दूसरा, जो प्लेटो है इन्होंने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा था, कि ये इतने ज्यादा माइंडेड थे, इतने ज्यादा दिमागदार थे कि प्लेटो ने इन्हें कहा था कि मेरी अकादमी का मस्तिष्क है, ये मेरी अकादमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभाव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला, राज्य का सद्गुण व्यक्ति के सद्गुण का अभिन्न अंग। कि जो राज्य है, राज्य में जो सद्गुण होंगे वो सद्गुण किसके आधार पर होंगे? व्यक्ति के सद्गुणों पर आधार पर होंगे। अगर व्यक्ति सद्गुणी है किसी राज्य में तो वो राज्य भी सद्गुणी होगा। अगर व्यक्ति राज्य के में सद्गुणी नहीं है तो राज्य भी सद्गुणी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो राज्य के सद्गुण हैं, जो राज्य में दिखाई देते हैं कि कितने अच्छा गुण है, कितना अच्छा राजा है। भारत एक शांति प्रिय देश है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है वो शांति प्रिय है, वो युद्ध नहीं चाहती है। और इसीलिए जो राज्य का सद्गुण है, राज्य का सद्गुण व्यक्तियों के सद्गुण का ही एक अंग है। ठीक है, व्यक्तियों के सद्गुण से ही राज्य के सद्गुण का विकास होता है। दूसरा, ये हमें पता है कि ये प्रभाव किसका है? प्लेटो का है, क्योंकि प्लेटो के सिद्धांतों में सबसे पहले हमने देखा था सद्गुण का सिद्धांत। दूसरा उनका कहना था कि जो राज्य है, राज्य स्वाभाविक, नैतिक, आध्यात्मिक सत्ता है और ये व्यक्ति को नैतिक रूप से बलवान बनाती है। कि जो राज्य है, राज्य क्या है? एक स्वाभाविक संस्था है और ये व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करती है। ठीक है, व्यक्ति को नैतिक रूप से बलवान बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। ये भी किसके सिद्धांत से है? प्लेटो के सिद्धांत का असर दिखता है हमें। थर्ड, मनुष्य को स्वभाव से इन्होंने सामाजिक प्राणी माना है। ठीक है, प्लेटो ने भी एक सामाजिक प्राणी माना था मनुष्य को। प्लेटो का भी कहना था कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, वो राज्य के अंदर ही हो सकता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। फोर्थ है कि जो राजनीतिक समस्या होती है वो व्यक्ति की समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो राज्य है, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। कि जो राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक समस्या व्यक्ति की समस्या होती है। अगर राजनीति के स्तर पर कोई समस्या है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्तियों को भी प्रभावित करेगी। फिर छोटे अगर आकार के जो नगर राज्य हैं उनका अरस्तु ने भी समर्थन किया है और उनका प्लेटो ने भी समर्थन किया है। 6 नंबर पे आता है शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, दोनों ने समर्थन किया है, प्लेटो ने भी, अरस्तु ने भी। प्लेटो का हमने देख लिया, अरस्तु का हम देखेंगे आगे। कानूनी संप्रभुता में विश्वास, अरस्तु का तो सबसे पहले से ही है, अपने सारे सिद्धांतों में शुरुआत से ही कानूनी संप्रभुता में विश्वास है। और जो प्लेटो है, प्लेटो के जो लॉज ग्रंथ है, हमने कल देखा था कि लॉज ग्रंथ में प्लेटो का कानून के शासन में विश्वास
बन गया था। ठीक, प्रजातंत्र का दोनों ने विरोध किया है। प्रजातंत्र को ना तो अरस्तु सही मानता है और ना प्लेटो सही मानता है। तो ये सारे प्रभाव क्या है, ये सारे प्रभाव अरस्तु पर किसके हैं, प्लेटो के हैं। ये अगर कहीं गलती से अरस्तु की जगह प्लेटो मुंह से निकल जाता है तो वो आप समझ लेना कि अगर प्लेटो का वहां कोई जिक्र नहीं है तो वो अरस्तु ही होगा, क्योंकि कई दिनों से प्लेटो प्लेटो पढ़ रहे हैं ना, तो जुबान पे वही रटा हुआ है, प्लेटो ही। तो देखिए जो प्लेटो है, प्लेटो का प्रभाव इनके ऊपर क्या क्या पड़ा। सबसे पहले इनके दर्शन को जो राजनीतिक और नैतिक विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, प्लेटो का है। प्लेटो ने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा है, और प्लेटो का जो प्रभाव है वो अरस्तु पर क्या क्या पड़े हैं। राज्य के सद्गुण, व्यक्ति के सद्गुण का अभिन्न अंग बता दिया है मैंने कैसे है। राज्य स्वाभाविक नैतिक आध्यात्मिक सत्ता है, व्यक्ति को ये नैतिक रूप से बलवान बनाती है। फिर मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक समस्या व्यक्ति की समस्या होती है। इसका कारण क्या है कि जो राज्य है, राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक विकास करना है। फिर छोटे नगर राज्य दोनों ने समर्थन किया, अनिवार्य शिक्षा का दोनों ने समर्थन किया है, कानूनी संप्रभुता में विश्वास दोनों ने जताया है, और प्रजातंत्र का विरोध दोनों ने किया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो अरस्तु है, अरस्तु पर प्लेटो का व्यापक प्रभाव पड़ा है। फिर हम देख लेते हैं यूनानी सभ्यता का प्रभाव। ठीक है, दो तो हमने देख लिए, एक तो इसके पिता का प्रभाव देख लिया, दूसरा हमने देख लिया प्लेटो का प्रभाव, दो हमने देख लिया। थर्ड नंबर पे देखते हैं हम क्या है, यूनानी सभ्यता का प्रभाव इनके ऊपर क्या पड़ा है। देखिए इन्होंने जो यूनानी जाति है, यूनानी जाति को विश्व में सर्वश्रेष्ठ इन्होंने बताया है। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने भी यूनानी लोगों को दास बनाने का विरोध किया कि जो यूनानी लोग है, यूनानी लोगों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए, जैसे कि प्लेटो ने मना किया था। ठीक है, दूसरा उस समय जो यूनान है, यूनान में दास प्रथा काफी व्यापक पैमाने पर प्रचलित थी, और वहां पर यह मान्यता थी कि जो दास प्रथा है वो प्रकृति के अनुकूल है। ठीक है, दास प्रथा होनी चाहिए। तो एक ये प्रभाव उन पर पड़ा है, और हमें पता है कि अपने सिद्धांतों में उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। फिर थर्ड, उस समय यूनान में क्या थे, नगर राज्य थे, और नगर राज्यों को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संगठन कहा है। फिर समाज हित को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, ये भी यूनानी सभ्यता का एक प्रभाव है। नागरिकता को इन्होंने स्वतंत्र मानव की सबसे बड़ी विशेषता माना है। फिर इन्होंने माना है कि जो प्रकृति है वो हमेशा विकास की दिशा में चलती है। ये हो गए क्या, ये हो गए हैं यूनानी सभ्यता के प्रभाव किस पर, अरस्तु पर। ठीक है, कि देखिए उन्होंने अपने सिद्धांतों में बताने का प्रयास किया कि जो यूनानी जाति है, यूनानी जाति सर्वश्रेष्ठ है, और यूनानी जाति के लोगों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर दास प्रथा, क्योंकि उस समय जो यूनान है, यूनान में दास प्रथा को अच्छा माना जाता था, दास प्रथा को प्रकृति के अनुकूल माना जाता था, और वही प्रभाव फिर किसके ऊपर पड़ा, अरस्तु के ऊपर भी पड़ा है। उन्होंने भी फिर दास प्रथा को अच्छा ही माना है। ठीक है, दास प्रथा खत्म करने की उन्होंने बात नहीं की है। नगर राज्य उस समय यूनान में थे, और नगर राज्यों को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संगठन कहा है। फिर समाज हित को, क्योंकि उस समय हमने स्पार्टा की शासन प्रणाली में देखा था, एथेंस के शासन प्रणाली में भी हमने देखा था कि जो आदर्श राज्य का उन्होंने सिद्धांत दिया था प्लेटो ने, उन्होंने भी समाज हित को सर्वप्रथम रखा था, सबसे ऊपर रखा था। और जो स्पार्टा की शासन प्रणाली थी वहां भी समाज हित सर्वप्रथम रखा जाता था, तो समाज हित सर्वप्रथम रखा है इन्होंने भी, ये भी यूनान का ही प्रभाव है। फिर नागरिकता, क्योंकि हमें पता है कि जो नागरिकता है, नागरिकता की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ, यूनान के एथेंस नगर से ही हुआ है, और वहीं से इन्होंने कहा था कि जो ये नागरिकता है वो स्वतंत्र मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर प्रकृति विकास की दिशा में गमन, ये हमें पता है कि यूनानी जो सभ्यता थी, यूनानी सभ्यता में ये बात मानी जाती थी कि जो प्रकृति है वो हमेशा विकास की दिशा में चलती है, विनाश की दिशा में नहीं चलती। तो ये हो गया उनके ऊपर यूनानी सभ्यता का प्रभाव। फिर देख लेते हैं हम फोर्थ हम देखते हैं उनका पारिवारिक जीवन। देखिए ये कहा जाता है कि उनका जो पारिवारिक जीवन था, उनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखी था, अत्यंत सुखी था। इसीलिए उन्होंने जो परिवार है, परिवार संस्था का उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन जो पत्नियों का साम्यवाद प्लेटो ने बताया था उसका इन्होंने विरोध किया है। फिर इन्होंने जो संपत्ति है, संपत्ति को भी माना है कि ये मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनका पारिवारिक जीवन सुखी था। अपने सुखी पारिवारिक जीवन के कारण इन्होंने परिवार का समर्थन किया है, पत्नियों के साम्यवाद का विरोध किया है, और जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति को भी इन्होंने मानव जीवन के लिए आवश्यक बताया है। अब फिफ्थ है जो वहां के राज दरबार थे, राज दरबारों के वातावरण का भी इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा है।
राज दरबारों के वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ा कि जो इनके पिता हैं, इनके पिता खुद राजवैद्य थे, तो बचपन से इन्हें राज दरबारों में जाने का मौका मिल गया था। उसके बाद जब ये आगे बढ़े, जब ये पढ़े, उसके बाद तब खुद भी ये राज दरबारों में रहे हैं। तो इसलिए जो राज दरबार है, राज दरबारों के वातावरण का इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था और इसीलिए ये संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। ठीक है, लोकतंत्र का इन्होंने विरोध किया था लेकिन संवैधानिक राजतंत्र के ये समर्थक थे। फिर 6 नंबर पे आता है तत्कालीन परिस्थितियां। तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी? उस समय जो नगर राज्य थे उनमें उथल पुथल मची हुई थी, स्पार्टा का पतन हुआ था, एथेंस में मकदूनिया के विरुद्ध विद्रोह चल रहा था और ये जितनी भी सारी कमियां थी, ये जितनी भी सारी परिस्थितियां बन रही थी, इन परिस्थितियों को अरस्तू ने माना था कि इन सब परिस्थितियों का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि जो यूनानी लोग हैं उनमें एकता का अभाव है। ये था किसका? तत्कालीन परिस्थितियों का उनके ऊपर प्रभाव। कि देखिए वो राज दरबारों में रहे थे, बचपन से राज दरबार में आने जाने का उन्हें मौका मिला था, इसलिए वो संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। तत्कालीन परिस्थितियां थी कि वहां पर जो यूनान के नगर राज्य हैं उन नगर राज्यों में विद्रोह हो रहे थे, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, स्पार्टा का पतन हो गया था, एथेंस में मकदूनिया के विरुद्ध विद्रोह चल रहा था और ये जितनी भी सारी परिस्थितियां हैं, इन सब परिस्थितियों का एक जो मुख्य कारण है, जो मूल कारण है, वो अरस्तु का मानना था कि वो कारण सिर्फ और सिर्फ यूनानी लोगों में राजनीतिक एकता की कमी है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां तक तो हमने देख लिया किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के बारे में देखेंगे एक एक करके। आज जो हम मुख्य रूप से एक सिद्धांत कवर करेंगे वो करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, देखिए राज्य उत्पत्ति के बारे में उनका कहना था, सबसे पहले उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ये कथन है अरस्तु का। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इसका कारण क्या है? कारण इसका उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य है, मनुष्य का राजनीतिक अस्तित्व और विकास ये दोनों राज्य में ही संभव है। मनुष्य को उन्होंने सामाजिक राजनीतिक प्राणी कहा था और इसका उन्होंने यही कारण बताया था कि जो मनुष्य है वो राज्य में ही रह सकता, उसका अस्तित्व राज्य में ही माना जा सकता है, उसका विकास भी राज्य में ही होगा, इसलिए वो क्या है? इसलिए वो एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। फिर राज्य को उन्होंने एक स्वाभाविक संस्था और ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना। कि जो राज्य है, राज्य ऐसा नहीं कि कोई दैवीय सत्ता है या कुछ और इस तरह की कोई जादुई शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ये देखेंगे अभी ऐतिहासिक विकास उन्होंने कैसे बताया था। ठीक है, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस बना हुआ है, स्वाभाविक रूप से बनी हुई है और इसका जो विकास हुआ है वो ऐतिहासिक विकास है। फिर जो राज्य है, राज्य सावयवी संगठन पर आधारित है। व्यक्ति जो है राज्य से अलग नहीं हो सकता। जो व्यक्ति है, सावयवी संगठन का मतलब है कि राज्य एक पूरा शरीर है और व्यक्ति उस राज्य का अंग है, एक शरीर का अंग है। और क्योंकि मानव शरीर से अंग नहीं बाहर किए जा सकते, नहीं अलग किए जा सकते, अगर मानव शरीर से अंग अलग करेंगे तो शरीर संपूर्ण नहीं रह सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है, व्यक्ति को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य से अलग करेंगे तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो थी कुछ हमने महत्वपूर्ण चीजें देखी हैं जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने बताई थी। अब मुख्य रूप से हम देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने क्या दिया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ना तो दैवीय रूप से हुई है और ना ही सामाजिक समझौते से हुई है, बल्कि यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। कैसे है ऐतिहासिक विकास का परिणाम? इसके बारे में हम देखेंगे तर्क, इनके क्या तर्क दिए थे इन्होंने। तो दैवीय सिद्धांत में हम देखते हैं कि दैवीय सिद्धांत की मान्यता क्या है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? वो हुई है मनुष्यों के समझौते के द्वारा, मनुष्यों के आपसी समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों ही विचारधाराओं का उन्होंने खंडन किया है। ना तो राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत से हुई है, ना राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। अब इसमें हम उनके तर्क देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। ठीक है, नंबर 1 तर्क, उनका मानना था कि देखिए, जो मनुष्य है, मनुष्य की 2 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 तो होगी भौतिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता कैसी है?
जो बाहरी काम कराने से संबंधित होती है, घर के काम हो गए, खेती के काम हो गए, व्यापार हो गए, इस तरह के काम कराने के लिए आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता कैसे है? भौतिक आवश्यकता। इसके लिए अरस्तु ने दासों को महत्वपूर्ण माना था कि व्यक्ति के पास दास होंगे तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं भौतिक वो पूर्ण हो जाएगी। दूसरी उन्होंने माना है प्रजनन की आवश्यकता। प्रजनन की आवश्यकता, इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष आपस में मिलेंगे और इससे ही जो प्रजनन की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अब इन आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि देखिए ये कितने लोग हो गए, एक स्त्री हो गया, एक पुरुष हो गया, एक दास हो गया, और जब स्त्री पुरुष आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी होंगे। इसीलिए इन्हें मिलाकर उन्होंने बनाया स्वामी, उसकी पत्नी, उसका दास, बच्चे। इन चार को मिला के क्या बनाया उसने? कुटुंब या परिवार। जब ये परिवार बना तो परिवार से फिर परिवार आगे बढ़ते गए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के फिर आगे 2 बच्चे हुए, 2 बच्चों के फिर आगे 2 बच्चे हुए, तो इस तरह क्या हुआ? इस तरह परिवार बढ़ते चले गए। और जब जो परिवार हैं, परिवारों में वृद्धि होनी शुरू हुई तो इससे क्या बने? इससे बने ग्राम। ये जो परिवार हैं, ये परिवार सारे क्या करते थे? ये एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही स्थान पर वस्तुओं का आपस में लेन देन करते थे, जो भी काम होते थे इकट्ठे होकर करते थे। तो इससे क्या बन गया? इससे बने ग्राम। फिर जो ग्राम है, ग्राम में लगा लोगों को कि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। उसके बाद कई ग्राम आपस में मिले, ग्राम प्लस ग्राम आपस में मिलते चले गए और इस मिलन से क्या हुआ? इस मिलन से हुआ राज्य का विकास। तो जो ऐतिहासिक विकास क्रम है वो उनका कैसे चला है? सबसे पहले परिवार, परिवार के बाद ग्राम और ग्राम के बाद राज्य। ऐसे उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो राज्य है, राज्य का विकास हुआ है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। और उनका मानना था कि जो राज्य है, राज्य का अस्तित्व उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है। मानव के उत्तम जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व आवश्यक है। तो ये हुई राज्य की उत्पत्ति। किससे संबंधित? उनका एक तर्क। ठीक है, पहला तर्क हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तर्क। तो देखिए पहले तर्क में उनका क्या कहना था कि जो मनुष्य है पृथ्वी पर, जो मनुष्य थे, मनुष्यों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो कैसी थी? 2 आवश्यकताएं थी। कौन कौन सी? एक तो भौतिक आवश्यकता और दूसरी थी प्रजनन की आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने दासों को महत्वपूर्ण माना कि भौतिक आवश्यकताएं दास पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रजनन की आवश्यकता है, प्रजनन की आवश्यकता स्त्री पुरुष दोनों आपस में मिलेंगे तब पूरी होगी। तो उनका कहना था कि जो ये 3 लोग मिले हैं, स्त्री पुरुष और दास, 3 तो ये हो गए, फिर जो ये स्त्री पुरुष आपस में मिले हैं इनके बच्चे भी होंगे। तो स्त्री पुरुष दास और उनके बच्चे, इन्होंने मिलकर एक कुटुंब या परिवार का निर्माण किया। जब परिवार का निर्माण हुआ और परिवार आगे बढ़ते चले गए तो उससे क्या हुआ? उससे ग्राम का निर्माण हुआ। ग्रामों में आपस में धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी रीति रिवाज थे, जो भी थे, वो सब इकट्ठे होकर लोग करने लगे, एक स्थान पर लोग रहते थे। फिर जब ग्राम बढ़ने शुरू हुए, ठीक है, और लोगों को लगा कि ग्राम में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, एक ग्राम में हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपस में फिर क्या हुए? ग्राम मिलने शुरू हुए। और जब आपस में ग्राम मिलने शुरू हुए तो राज्य का विकास हुआ और राज्य को उन्होंने मानव अस्तित्व के लिए, उत्तम जीवन के लिए आवश्यक माना था। ये तो हो गया पहला तर्क। अब देख लेते हैं दूसरा उन्होंने क्या तर्क दिया था राज्य की उत्पत्ति से संबंधित। दूसरा है सोद्देश्यवादी तर्क। सोद्देश्यवादी तर्क से उनका क्या मतलब है कि जो राज्य है, या आप ये समझ लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका जो अंतिम रूप होता है वो सबसे बेहतर होता है। इसमें आगे देखते हैं कि जो सभी वस्तुएं समाज में हैं वो अपने जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प रहती हैं और इसीलिए वो अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। और ये सच्चा स्वरूप क्या है कि सभी वस्तुओं में अगर हम राज्य को लें तो राज्य मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य के अंदर अपना संपूर्ण विकास कर पाता है। राज्य के बिना जो व्यक्ति होगा वो या तो पशु होगा या देवता होगा। ये था उनका स्वदेशवादी तर्क कि देखिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं क्या करती हैं? वो अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रहती हैं। हर एक वस्तु ये चाहती है कि मैं अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लूं, और जो वो अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करती है वो सबसे बेहतर रूप होता है, उस वस्तु का सबसे अच्छा रूप होता है। इसी तरीके से जो राज्य है, राज्य किसका? मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। मनुष्य ने जब
परिवार संस्था का जन्म किया। ठीक है, जब परिवार संस्था का जन्म हुआ, परिवार संस्था से वो ग्राम में बदला, ग्राम से वो नगर में बदला, नगर से वो राज्य में बदला। ठीक है, इस बदलाव से क्या हुआ कि जो राज्य है, राज्य उसने अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त कर लिया। और जो ये अंतिम स्वरूप है, ये ही क्या है, ये ही सच्चा स्वरूप है व्यक्ति का। एक व्यक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है, फिर वो राज्य है। एक व्यक्ति के अंदर जो गुण है, वही गुण फिर आगे कैसे कहाँ पाए जाएंगे, वही राज्य में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि राज्य के बिना व्यक्ति का क्या अस्तित्व होगा, तो उनका तर्क था कि राज्य के बिना व्यक्ति या तो पशु होगा, ठीक है, या तो वो बहुत बर्बर होगा, बहुत खराब होगा, या फिर वो देवता होगा, या वो बहुत अच्छा होगा। दो ही स्थितियां हैं, मध्यम वाली कोई स्थिति नहीं है राज्य के बिना। या तो पशु होगा या फिर देवता होगा। ये था उनका स्वोद्देश्यवादी तर्क। मुख्य रूप से हमें इसमें याद रखना है कि कोई वस्तु अपने अंतिम रूप में सबसे बेहतर अवस्था में होती है। दो हो गए, अब देख लेते हैं तीसरा तर्क उन्होंने क्या दिया राज्य की उत्पत्ति से संबंधित। जो राज्य है वो आंगिक या सावयवी संस्था है। उन्होंने माना है कि देखिए, राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका लगातार विकास होता रहता है और जिसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। और ये किसके समान है, ये मनुष्यों के अंगों के समान है। जैसे मनुष्य के अंग होते हैं वो लगातार विकसित होते रहते हैं, उसी तरीके से जो लगातार राज्य है, राज्य लगातार विकसित होता रहता है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। और इसमें जो राज्य है, राज्य एक पूर्ण वस्तु है और जो मनुष्य है, मनुष्य उसका अंग है। जैसे एक मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर के अंग जिस प्रकार है, उसी प्रकार उन्होंने राज्य के बारे में कहा है कि राज्य जो है, राज्य एक पूर्ण मनुष्य है और जो व्यक्ति है, व्यक्ति उसके अंग होंगे। अगर मानव के शरीर से हाथ काट दिया जाए तो अपना कार्य वो बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अगर राज्य से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए या व्यक्तियों के समूह को निकाल दिया जाए तो राज्य जो है वो बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये था उनका राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं वो भी हमने देख लिए हैं। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकास तो हमने ये देख ही लिया है ना, तो ऐतिहासिक विकास हमारा क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकास भी कंप्लीट हो गया। तर्कों सहित हमने देख लिया है उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति से संबंधित। अब हम देखते हैं राज्य का विकास कैसे हुआ। जन्म तो हो गया, उत्पत्ति तो होगी राज्य की। अब जब जन्म हो गया तो वो बड़ा भी होगा, उसका विकास भी होगा। विकास कैसे हुआ है वो देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य है वो सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ये हमने पहले भी देखा था, सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। सामाजिक प्राणी है तो ये जो अपनी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। और ये जो अपना जो मनुष्य है, मनुष्य एकांगी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता कि अगर हम कहें कि वो अकेला रह लेगा, समाज से बाहर निकल जाएगा, ना तो किसी राजनीतिक संस्था का सदस्य होगा, वो समाज से बाहर रहेगा, तो वो एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। एकांगी जीवन व्यक्ति नहीं रह सकता है। उसे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता ही है। फिर उन्होंने बताया कि जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं केवल व्यक्ति की दो आवश्यकताएं ही नहीं है। दो आवश्यकताएं हमने देख ली है ना, वो मैं दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, दो आवश्यकताएं नहीं है। कौन कौन सी देखी है हमने, एक तो भौतिक आवश्यकता, दूसरी प्रजनन की आवश्यकता। की केवल वही आवश्यकता नहीं है बल्कि उसकी कुछ बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं भी होती हैं। केवल वही दो आवश्यकता नहीं है बल्कि उसके साथ साथ बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं भी व्यक्ति की होती हैं। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य आवश्यक है। वो आवश्यकताएं तो पूर्ति हो रही है परिवार नामक संस्था से, लेकिन जो बौद्धिक और नैतिक आवश्यकता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, उसके लिए होगी राज्य की आवश्यकता। उन्होंने माना कि देखिए, जो परिवार है, परिवार क्योंकि किससे बना है, पति पत्नी और दास से बना है। और ये कैसी है, इसलिए ये कैसी संस्था है, ये प्राकृतिक संस्था है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो परिवार है, परिवारों में जब निरंतर वृद्धि होती है, निरंतर वृद्धि होगी तो ग्रामोदय होगा। परिवारों में निरंतर वृद्धि होगी तो ग्राम का उदय होगा, ग्राम बनेगा। इस ग्राम में जो सबसे वृद्ध पुरुष है वो क्या होगा, वो मुखिया होगा ग्राम का, क्योंकि पूरे परिवार का भी वो मुखिया है और वो ग्राम का भी। पूरे परिवार एक ही है ना, पूरा ग्राम एक ही परिवार है। उस एक परिवार का जो मुखिया होगा वो सबसे वृद्ध पुरुष व्यक्ति होगा। इसमें फिर क्या होगा कि देखिए, जब ये गांव बन जाएगा, जरूरी तो नहीं है कि एक गांव अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप कर रहा हो, ऐसा थोड़ा ही ना है। अगर एक गांव में गेहूं और चावल की फसल हो रही है
तो और लोगों को जरूरी थोड़ा है ना कि केवल गेहूं और चावल ही चाहिए, उसके लिए कुछ मसाले भी चाहिए होंगे, उसके लिए दूसरे संसाधन भी चाहिए होंगे। मान लीजिए कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसके लिए उसे दूसरे गांव से संपर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मनुष्य हैं, जब उनकी एक गांव में अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरे गांव से संपर्क करना शुरू किया। दूसरे गांव से संपर्क किया उन्होंने, फिर इस तरीके से जब जो ग्राम है वो ग्राम ग्राम आपस में मिलने लगे, एक दूसरे से संपर्क करने लगे, उनके सामाजिक और राजनीतिक संबंध बनने लगे, तो उससे क्या हुआ, उससे फिर राज्य का विकास हुआ। और राज्य ने व्यक्ति को कैसी सुविधाएं प्रदान कराई है? राज्य ने शांति, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय आदि आवश्यकताओं की पूर्ति समाज को की है। और ये सारी आवश्यकताएं, ये सारी चीजें जब व्यक्ति को मिलेगी तो क्या होगा, उसका बौद्धिक प्लस नैतिक विकास होगा। अगर किसी राज्य में शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है लोगों को, राज्य में शांति नहीं है, अशांत राज्य है, न्याय नहीं हो रहा है, तो व्यक्तियों का बौद्धिक और नैतिक विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसने कहा था कि देखिए, जो राज्य का विकास है, राज्य का विकास या राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव का परिणाम है। यहीं से हम समझ लेते हैं कि उन्होंने जो राज्य है, राज्य का विकास कैसे बताया था कि किस प्रकार राज्य का विकास हुआ, कि मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अकेला नहीं कर सकता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, एकांगी जीवन वो व्यतीत नहीं कर सकता है। एकांगी जीवन कोई व्यक्ति अगर व्यतीत करेगा तो या तो पशु होगा या वो देवता होगा, मनुष्य तो वो होगा नहीं। जो मनुष्य है उसे तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो आवश्यकताएं हैं केवल दो प्रकार की ही नहीं होती हैं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं भी होती है, और इन बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का होना जरूरी है, राज्य का होना आवश्यक है। परिवार में पति पत्नी बच्चे और दास होते हैं, यह एक प्राकृतिक संस्था है, और जब प्राकृतिक संस्था में निरंतर वृद्धि होती रहती है, परिवार में निरंतर वृद्धि होती रहती है, तो उससे ग्रामों का उदय होता है, ग्राम बनते हैं। ग्राम बनेंगे तो ग्राम में जो सबसे वृद्ध पुरुष होगा, क्योंकि ग्राम क्या है, एक परिवार का ही पूरा समूह है, उस परिवार में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा वो मुखिया बनेगा गाँव का। फिर जब लोगों को लगेगा कि उनकी जो सभी आवश्यकताएं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल एक गांव में रहकर नहीं हो पा रही है, तो वो दूसरे गांव के लोगों से संपर्क करेंगे, उनसे अपने सामाजिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करेंगे, और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से राज्य का विकास हो जाएगा। जब राज्य का विकास होगा तो राज्य का काम क्या होगा, राज्य का काम होगा व्यक्तियों को शांति प्रदान कराना, सुरक्षा प्रदान कराना, शिक्षा और न्याय व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, इन आवश्यकताओं की राज्य पूर्ति करता है, और जब व्यक्ति की ये आवश्यकताएं पूरी होंगी तो व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक विकास होना शुरू हो जाता है, बौद्धिक और नैतिक विकास होता है। और इसीलिए अरस्तु का मानना था कि जो राज्य है, राज्य मानव स्वभाव का परिणाम है, मानव स्वभाव का परिणाम है। जिस प्रकार का मानव का स्वभाव होगा उसी प्रकार से राज्य का भी स्वभाव होगा। ये था राज्य का विकास। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अरस्तु ने जो अपना राज्य के विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या है कहा है, राज्य प्राकृतिक है। प्राकृतिक कैसे है, क्योंकि अभी हमने देखा है परिवार प्राकृतिक है, परिवार प्राकृतिक है तो परिवार से राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए राज्य भी क्या होगा, प्राकृतिक होगा। दूसरी, राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय है। देख लिया हमने कैसे है सर्वोच्च समुदाय, कि एक परिवार है, परिवार के ऊपर ग्राम है, और ग्रामों के बाद में फिर क्या है, राज्य। राज्य ग्रामों का एक समूह है, समुदायों का समूह क्या है, राज्य है, इसलिए वो क्या है, सर्वोच्च समुदाय है। थर्ड उन्होंने एक बात कही थी कि जो राज्य है, राज्य व्यक्ति से पहले है। अब अगर हम राज्य के निर्माण की दृष्टि से देखें तो ये शब्द हमें क्या लगता है, गलत लगता है, क्योंकि हमने तो देखा है राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, परिवार से हुई है। लेकिन उन्होंने इसका दूसरा तर्क दिया है, एक उन्होंने राज्य को पहले क्यों रखा है, इसका उन्होंने तर्क दिया है एक। उनका कहना था कि जो राज्य है वो संपूर्ण है, समग्र है, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति उसका एक अंग है। इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति को हमने राज्य से अलग कर दिया तो व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। मानव शरीर है, मानव शरीर से हम सोच ले कि हमने ये उंगली काट के एक अलग कर दी, तो क्या उंगली का कोई अस्तित्व बचेगा, नहीं बचेगा।
किस लिए नहीं बचेगा? क्योंकि उंगली का उंगली का जो महत्व है वो महत्व किसके साथ है? पूरे हाथ के साथ है, पूरे मानव के शरीर के साथ है। पूरे मानव के शरीर से जब ये हमने उंगली काट कर अलग कर दी तो ये क्या हो गया? ये सिर्फ मांस का एक टुकड़ा हो गया और तो कुछ नहीं रहा। इसका क्या है? इसका अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा, इसका काम कुछ नहीं रहेगा। इसी तरीके से उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को अगर हम राज्य से अलग कर दे रहे हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और यही उन्होंने बताया था, इसलिए जो राज्य है, राज्य व्यक्ति से पहले है। निर्माण की दृष्टि से ये सब गलत है, लेकिन जो उन्होंने तर्क दिया उस तर्क के आधार पर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। फिर सावयवी प्रकृति। राज्य क्या है? सावयवी है कि राज्य एक मानव का शरीर है और जो उसमें जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं वो सब शरीर के अंग हैं। ये होती है सावयवी प्रकृति। फिर फिफ्थ, राज्य को उन्होंने आत्मनिर्भर संस्था बताया। आत्मनिर्भर संस्था क्यों बताया है? उनका कहना है कि देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य में रहकर अपना संपूर्ण मानसिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है। और ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब जो राज्य है, राज्य आत्मनिर्भर हो। अगर राज्य आत्मनिर्भर नहीं होगा तो वो जब अपना ही विकास नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्तियों का विकास क्या कर पाएगा। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत में नगर राज्यों का समर्थन किया है। क्यों समर्थन किया है? क्योंकि उनका मानना था कि जो छोटे राज्य होंगे वो विज्ञान, कला आदि गुणों से परिपूर्ण होंगे, आदि गुणों से भरे हुए होंगे, जो कि लोगों के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में सहायक होंगे। फिर सेवंथ हमने बता ही दिया है, क्रमिक विकास ही हुआ है ना राज्य का। क्रमिक विकास कैसे? पहले परिवार के बाद ग्राम और ग्राम से विकास इसका राज्य में हुआ है। ये हो गया क्रमिक विकास। ठीक है, तो ये हो गई राज्य की विशेषताएं। राज्य प्राकृतिक है, देख लिया हमने प्राकृतिक है, क्योंकि जब परिवार से राज्य का निर्माण हुआ है तो जब परिवार प्राकृतिक है तो परिवार के साथ साथ राज्य भी प्राकृतिक है। दूसरा, ये सर्वोच्च समुदाय के काफी सारे समुदाय का मिलकर बना है, समूह है काफी सारे समुदायों का, तो इसलिए ये क्या है? सर्वोच्च समुदाय है। फिर राज्य व्यक्ति से पहले बता दिया मैंने आपको कि कैसे है राज्य व्यक्ति से पहले। सावयवी प्रकृति है कि मानव शरीर के अंग के समान है इसमें व्यक्ति। जैसे कि मानव शरीर से कोई अंग अगर हम अलग कर देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही अगर आप राज्य से व्यक्ति को अलग कर देंगे तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर राज्य आत्मनिर्भर संस्था है, नगर राज्यों का इन्होंने समर्थन किया है और जो क्रमिक विकास इन्होंने राज्य का बताया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राज्य के कार्य इन्होंने क्या क्या बताए हैं। तो ये तो आपको पता ही है, राज्य का कार्य सबसे पहले क्या होगा? नागरिक कल्याण। ठीक है, जनता का कल्याण करना। राज्य के जो नागरिक हैं उन नागरिकों में सर्वोत्तम गुणों का विकास। ठीक है, सर्वोत्तम गुणों का विकास करना। फिर थर्ड नंबर पे है बौद्धिक और जो नैतिक आवश्यकताएं मनुष्य की होती है उनकी संतुष्टि। अवकाशपूर्ण जीवन, अवकाश क्या बताया है उन्होंने? अवकाशपूर्ण जीवन कैसा होगा कि राज्य में जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के पास इतना समय होना चाहिए कि वो राज्य से संबंधित कार्यों में अपना योगदान दे सके। फिर अवकाशपूर्ण जीवन वैसे हम आगे देखेंगे इनके सिद्धांतों में। फिफ्थ, अच्छाई को प्रोत्साहन। तो देखिए, ये हैं इनके कार्य, राज्य के कार्य। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने सिद्धांत इतने अच्छे से समझा दिया है, आपको अपने आप ही याद हो जाने चाहिए ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिए हैं, आप देख लीजिए। नागरिकों का कल्याण करना राज्य का कार्य है, नागरिकों में सर्वोत्तम गुणों का विकास करना राज्य को कार्य है। बौद्धिक और नैतिक संतुष्टि मानव की करना, ये भी राज्य का कार्य है। अवकाशपूर्ण जीवन प्रदान करना, ये भी, और अच्छाई को प्रोत्साहन करना, ये भी राज्य के कार्य है। अब देख लेते हैं आलोचनाएं। आलोचनाओं में जो इनके आलोचक है उनका पहले आलोचना है कि जो राज्य की इन्होंने अवधारणा दी है वो काल्पनिक है और अव्यवहारिक है। दूसरा, इन्होंने राजनीतिक तत्व की उपेक्षा की है। तीसरा, राज्य व्यक्ति से पहले नहीं हो सकता। फोर्थ, नगर राज्य की जो कल्पना है वो आधुनिक राज्यों में व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, आलोचनाएं इनकी देखो क्या क्या है। राज्य की जो उन्होंने अवधारणा दी है वो अवधारणा काल्पनिक है, अव्यवहारिक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों से ना होकर समूहों से हुई है, इस आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की है। दूसरा, राजनीतिक तत्व की उपेक्षा। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति इन्होंने बताई है, परिवार से बताई है, ग्राम से बताई है, या राज्य की उत्पत्ति, तो ये सब किसके तत्व है? ये सब समाजशास्त्र के तत्व है। परिवार और जो ग्राम है वो मुख्य रूप से किसके तत्व हैं? किस में अध्ययन होता है इनका? समाजशास्त्र में अध्ययन होता है ना।
कि ये समाजशास्त्र के तत्व है, जबकि हम इसका अध्ययन कर किस में रहे हैं, राजनीति शास्त्र में कर रहे हैं। तो इन्होंने राजनीति के जो तत्व हैं अपने राज्य का सिद्धांत देते हुए उनकी उपेक्षा कर दी है। फिर राज्य व्यक्ति से पहले नहीं। तो आलोचकों का कहना है कि देखिए, आपको कोई महल खड़ा करना है या कोई घर खड़ा करना है, तो उसमें ईंटों का महत्व पहले है या महल का पहले है? ईंट होगी तभी तो महल बनेगा ना। आप महल पहले कैसे बना सकते हो अगर ईंट ही नहीं होगी? ईंट से यहाँ संबंध मनुष्य से है और महल से संबंध यहाँ राज्य से है, कि अगर आपके पास ईंट ही नहीं होगी तो आप महल कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास व्यक्ति ही नहीं होंगे तो आप राज्य कैसे बनाएंगे। तो ये भी एक आलोचना इनकी की जाती है। दूसरे, नगर राज्य की कल्पना इनकी आलोचना की जाती है। नगर राज्य की कल्पना की जाती है कि इन्होंने जो नगर राज्य का सिद्धांत दिया है वो आधुनिक समाज में व्यवहारिक नहीं है। ये हो गई इनकी आलोचनाएं। अब देखिए, आज हमने अरस्तु का राज्य का सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है। जो कल हम करेंगे इनका दास्ता का सिद्धांत कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।